प्रिपरेशन तैयारी करने वाले तलबा और तालिबात के लिए ये बहुत ही अहम वीडियो है, क्योंकि आज हम जमात सुवम से 4 असबाक के अहम पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखें और अपने साथियों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर आप देखें, पहला सबक है ख़ानदान, दूसरा सबक है कौन क्या काम करते हैं, तीसरा सबक है आओ खेलें, चौथा सबक है जानवर और इनकी पनाहगाहें। दोस्तों, आप इस बात से बेहद वाकिफ़ हैं कि प्राइमरी स्कूल में जमात सुवम से ही बच्चों को माहौलियाती मुतालिए का या कहिए माहौलियाती मुतालिए के बारे में बतलाया जाता है, बुक पढ़ाई जाती है। तो इसलिए सबक बहुत ही मुख्तसर है, तमाम असबाक बहुत ही मुख्तसर है और उसमें से जो अहम पॉइंट्स है वही पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप इसको अच्छे से जहन नशीन कर लें या फिर नोट करके रखें। तो दोस्तों, हम पहले सबक यानी ख़ानदान के जो भी अहम पॉइंट्स हैं, अहम नुकात है, उसके बारे में जानते हैं। बच्चों को समझाने के लिए इस सबक में एक ख़ानदान की मंजरकशी पेश की गई है, लेकिन इस सबक में जो अहम पॉइंट्स हैं वो आप, अगर आपके पास इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी माहौलियाती मुतालिए की बुक्स है तो आप सफ़ा नंबर 7 पर देख सकते हैं। सफ़ा नंबर 7 पर बहुत ही अहम पॉइंट्स दिया गया है। वो पॉइंट्स देखें क्या है। हमें सवाल इस तरीके से किया जा सकता है कि अंधे जो लोग हैं यानी नाबीना जो भी लोग होते हैं, उन लोगों के लिए एक पढ़ने का तरीक़ा है, उस तरीक़े का नाम क्या है। सवाल इस तरीके से हो सकता है, पूछा जा सकता है, अंधे लोग पढ़ने के लिए कौन से तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब यही है कि जो भी अंधे लोग होते हैं, जो भी नाबीना अशख़ास होते हैं, शख्स होते हैं, वो लोग पढ़ने के लिए बरिल रस्मुल क़त का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही अहम पॉइंट्स है। उसके बाद और एक सवाल इससे पूछा जा सकता है, बरिल रस्मुल क़त या फिर रस्मुल क़त के मौजिद कौन है, यानी इसको मंजर आम पर लाने वाले कौन है। तो इसका जवाब देखें, इसके जो भी मौजिद हैं उसका नाम यहाँ पर देखें, लुइस बरिल, यानी अंधे लोग जो पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीक़ेकार है, उसके मौजिद लुइस बरिल हैं। उसके बाद माहौलियाती मुतालिए बुक में सफ़ा नंबर 7 के आखिर में ज़ईफ़ लोगों का और ख़ुसूसी मुराद के जो बच्चे होते हैं उनका जिक्र किया गया है। उसके साथ में जो अहम पॉइंट्स है वो यहाँ पर ये बतलाया गया है। और इससे हमें ये सवाल पूछा जा सकता है, हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में कौन सा दिन मनाया जाता है। सवाल को और एक मर्तबा देखें, हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में ये दिन मनाया जाता है या फिर कौन सा दिन मनाया जाता है। तो जवाब देखें, हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल अशख़ास का दिन मनाया जाता है। अगर हम इंग्लिश में देखें, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन डे मनाया जाता है। सवाल इस तरीके से भी किया जाता है कि मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल अशख़ास का दिन या फिर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन डे किस दिन मनाया जाता है। सवाल हमें इस तरीके से भी किया जा सकता है या फिर पहले मैंने जिस तरीके से आपके सामने रखा उस तरीके से भी किया जा सकता है। तो आप 3 दिसंबर को भी याद रखना होगा और जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं उसको भी याद रखना होगा। उसके साथ साथ में मैं आपको इस बारे में बताया था कि ज़ईफ़ लोग और ख़ुसूसी मुराद के मुस्तहिक़ बच्चे, ये ख़ानदान सबक की मेन हेडिंग है, उसमें ही ये अहम पॉइंट्स हैं। उसके साथ में और एक अहम पॉइंट्स है जो हमारे सामने ये है, हर साल अक्टूबर की पहली तारीख को यानी 1 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। तो जो मेन अहम हेडिंग्स है
वो पढ़ते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हमने मेन हेडिंग्स यही पढ़ा, ज़ईफ लोग और खुसूसी मुराद के मुस्तहिक बच्चे। तो दुनिया भर में 1 अक्टूबर को, यानी पहले हमें इस बात को अच्छे से जहन नशीन कर लेना चाहिए कि 3 दिसंबर को दुनिया भर में डिफरेंटली एबल्ड पर्सन डे मनाया जाता है। उसी तरीके से हर साल की अक्टूबर की पहली तारीख को दुनिया भर में यानी इंटरनेशनल लेवल पर यौम मोमिरीन दिन मनाया जाता है। या फिर सवाल इस तरीके से भी किया जा सकता है, यौम मोमिरीन दिन किस दिन मनाया जाता है। अगर ऑप्शन में कोई 3 और ऑप्शन दे दिए जाए और वहां पर एक ऑप्शन 1 अक्टूबर रहे तो आप 1 अक्टूबर को सेलेक्ट करेंगे। तो ये थे पहले सबक यानी ख़ानदान सबक जो है उसके अहम पॉइंट्स। अब हम दूसरे सबक से अहम पॉइंट जानेंगे, कौन क्या काम करते हैं। दूसरा सबक हमारा ये रहा। तो देखें, बहुत ही मुख्तसर अहम पॉइंट्स 2 या 3 निकल कर आते हैं। इस सबक में सफ़ा नंबर 15 पर जो महारतें होती हैं उसके बारे में दिया गया है। हो सकता है ये अहम पॉइंट्स ना हो, फिर भी आप इसको जहन में रखें क्योंकि हो सकता है सवाल कहाँ से भी किया जा सकता है। सफ़ा नंबर 15 पर यह बतलाया गया है कि एक औरत बैठी हुई है, उसका नाम शांता है, और जो वो काम को अंजाम देती है उसका काम है कि टोकरी बुनना, और दूसरा शख्स उसके बाजू में बैठा हुआ है यानी बाजू में दिया गया है, उसका नाम राजू है और उसका काम है चप्पल सीना। उसके बाद तीसरा शख्स है वहाँ पर, उसका नाम रवि है और इसका काम है हजामत करना। उसके बाद चौथा शख्स है रामू और उसका काम है बढ़ाई का काम करना। ये उतने अहम पॉइंट्स भी नहीं हैं लेकिन फिर भी याद रखें। उसके बाद हम तीसरे सबक की जानिब बढ़ते हैं। तीसरे सबक में बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं, आप इसको अच्छे से जहन में रखें। तो तीसरा सबक देखें, आओ खेलें। आओ खेलें सबक में बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म के खेल के बारे में बतलाया गया है और उसूल और ज़ाब्ते जो भी हैं उसके बारे में बतलाया गया है। लेकिन वहाँ पर एक ऐसे खेल का जिक्र किया गया है जो बहुत ही अहम है। बहुत सारे खेल हैं जो मुख्तलिफ़ खेल आदमियों के ज़रिए या कोई और चीज़ों के ज़रिए खेले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो खेल का जिक्र किया गया है वहाँ पर यह खेल बतलाया गया है कि चंद ऐसे खेल हैं जो जानवरों की मदद से खेले जाते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। और सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा खेल है जो जानवर की मदद से खेला जाता है। तो हमारा जवाब ये रहेगा और हमें यही बताया गया है आंसर यानी बुक में कि जो जानवर की मदद से खेल खेला जाता है उसका नाम है पोलो खेल। और ये खेल घोड़े पर सवार होकर खेला जाता है। या फिर सवाल ऐसा भी किया जा सकता है कि घोड़े पर सवार होकर कौन सा खेल खेला जाता है, तो उसका भी हमें यही जवाब देना होगा कि पोलो खेल है जो घोड़े पर सवार होकर खेला जाता है। और इससे तीसरा सवाल ये भी निकल कर आता है, पोलो खेल में जो खिलाड़ी घोड़े पर बैठकर गेंद को मारता है उसको क्या कहते हैं। तो हमारा वहाँ पर जवाब यही रहेगा और यहाँ पर हमें बुक में भी यही बताया गया है कि उसका नाम पोलो स्टिक। आप अच्छे से जहन में रखें कि एक ऐसा खेल है जो घोड़े पर यानी जानवर पर सवार होकर खेला जाता है और उस जानवर का नाम घोड़ा है और उस खेल का नाम पोलो है, और गेंद को जिससे मारा जाता है उसको पोलो स्टिक्स या मिलिट कहते हैं। सबक आओ खेले में ये बहुत ही अहम पॉइंट्स है, आप इसको नोट करके रखें। और हमारा आखिरी सबक है इस वीडियो का, जानवर और इनकी पनाहगाहें। वैसे तो बहुत सारे जानवर अपनी रहाइश गाहें बहुत अलग अलग तरीके की रहती है, अलग अलग तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, लेकिन इस सबक में जो बताया गया है खुसूसन इस सबक में ज़मीन पर रहने वाले और पानी में रहने वाले जानवरों का तज़किरा किया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे दोस्त इस बात को जानते हैं कि ज़मीन पर कौन से जानवर होते हैं और पानी में कौन से जानवर होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अहम पॉइंट्स निकल कर आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सवाल इस तरीके का हो सकता है, ज़मीन और पानी में रहने वाला जानवर कौन सा है। उसको हम जलथलिया कहते हैं
اس کا بھی جواب بہت سارے دوست جانتے ہیں کہ زمین پر اور پانی میں رہنے والے جانور دیکھیں، مینڈک، کیچوا، مگرمچھ اور کھیکڑے، ایسے جانور جو پانی میں بھی رہتے ہیں اور زمین پر بھی رہتے ہیں۔ اور اس سبق میں جو اہم پوائنٹس ہے وہ یہ بھی ہے، مچھر کے کاٹنے سے کون سی بیماری ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی جنرل نالج کہیے، عام معلومات کہیے، یہ سب کو ہی معلوم ہے کہ مچھر کے کاٹنے سے کون سی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ اس کا جواب یہی رہا کہ ملیریا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ مچھروں کی افزائش کیسے ہوتی ہے، ہمارے اطراف و اکناف میں صاف صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں سبق میں بتائی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یعنی جو پانی گڑھے میں کہیے یا پھر کہیں پر پانی ٹھہرا ہوا ہے، اس سے مچھر کی افزائش ہوتی ہے۔ تو ہمیں ایسے پانی پر، یہاں پر پانی ٹھہرا ہوا ہو، وہاں پر کون سی دوا کا چھڑکاؤ کرنا چاہیے۔ بہت ہی اہم پوائنٹس ہے۔ مچھر کو مارنے کے لیے یا پھر مچھر کو مارنے کے لیے ٹھہرے ہوئے پانی میں کون سی کیمیائی اشیاء کا چھڑکاؤ کرنا چاہیے، یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ بہت ہی اہم پوائنٹس ہے۔ تو اس کا جواب دیکھیں، کروسین یا ملاتھین، جو مچھر کے مارنے ٹھہرے ہوئے پانی میں اس کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر مکھیوں کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ مکھیوں کے ذریعے بیماریاں پیدا کرنے والے بیکٹیریا جو ہماری غذا میں شامل ہو جاتے ہیں اور یہ غذا کو آلودہ کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھیلنے والی بیماریاں کون سی ہے، یعنی مکھیوں کے ذریعے پھیلنے والی بیماری کون سی ہے۔ تو جواب یہ ہے ہمارا، ٹائیفائڈ، ہیضہ، ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ تو دوستو یہ تھے وہ اہم پوائنٹس۔ اگر آپ کے پاس بک ہے تو آپ بک میں دیکھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہو، یہی اہم نکات ہوں۔ اگر آپ، ضروری نہیں ہے کہ اس میں سے ہی سوالات کیے جائیں۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی اور اہم پوائنٹس ہیں تو آپ کامنٹ میں ضرور بتا سکتے ہیں۔ دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو جو ہماری رہے گی پتوں سے تعلق، تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کیا اور ہمارے اطراف و اکناف میں پائے جانے والے پودے، اس کے بارے میں بھی بیان کیا تھا۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے غذا جو ہم کھاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں دوسرے سبق کو بھی جوڑ لیں گے، غذائی عادتیں۔ جتنا جلدی ہو سکے ہم انوائرمنٹل اسٹڈیز جو جماعت سوم کی ہے اس کو ہم جلد از جلد مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمیں جماعت چہارم اور جماعت پنجم کی ماحولیاتی مطالعے سے بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں جو بہت ہی معنی رکھتے ہیں۔ تو ہم یہی کوشش کریں گے کہ جماعت سوم کی ماحولیاتی مطالعے کے تمام اسباق کے اہم پوائنٹس آپ کے سامنے رکھیں۔ تو چلیے اگلی ویڈیو میں ہم ملتے ہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔